हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। जो अपन ने लास्ट हाइब्रिडेशन का टॉपिक किया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हाइब्रिडेशन के मैंने कवर करवा दिए थे। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एग्जांपल मैंने और एक्स्ट्रा लिए हैं। इसके बाद में अपन जो एग्जांपल है उनको सोल्व करने के बाद में कुछ बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और फिर आगे हाइब्रिडेशन के बेसिस पर उस मॉलिक्यूल की शेप बतानी होगी तो उसमें अपने को दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो होगी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को आइडेंटिफाई करना। अगर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आइडेंटिफाई हो गया तो आपके मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी, भले वो कोई सा भी हाइब्रिडेशन हो, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो मैंने यहाँ लिए हैं। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें लगभग आपको सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए और हम आई होप मेरे को जहां तक पता है वो सारे क्वेश्चंस वहीं से जो नीट में जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे ओवरऑल वहां से कवर आपके हो जाएंगे। इसलिए आप उस वीडियो लेक्चर को जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसको आप एक बार जरूर देख लेना। चलिए तो बात करते हैं SeO(F2)। देखिए मैंने हाइब्रिडेशन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था जो जबरदस्त फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैंने टाइप में बता रखे हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने n निकालने की बात की थी और n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थे। अगर ये एक और s और p यानी दो ऑर्बिटल होते तो sp हाइब्रिडेशन, अगर तीन ऑर्बिटल यूज होते तो sp2, अगर चार ऑर्बिटल होता तो sp3, अगर पांच ऑर्बिटल हो तो sp3d हाइब्रिडेशन, अगर छह ऑर्बिटल हो sp3d2 हाइब्रिडेशन और अगर सात ऑर्बिटल हो तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसे कैलकुलेट करता है ये मैंने बता दिया था। फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो चेक करना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेक करना है, प्लस यूनिवेलेंट एटम चेक करना है, प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आप जिस सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडेशन निकालोगे उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, उससे जुड़े हुए यूनिवेलेंट एटम चेक कर लो और अगर उस पर कोई चार्ज है तो प्लस है तो माइनस कर देना है और अगर माइनस है तो फिर उसको ऐड कर देना है। चलिए अपन आगे चलते हैं। यहाँ बात करते हैं अपन इस सेलेनियम की। तो सेलेनियम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है और दो फ्लोरीन जुड़ रही है। तो सबसे अगर बात की जाए तो ये कौन से फैमिली का एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 6। एन निकालना अपने को तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। यूनिवेलेंट एटम कितने हैं 2, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूनिवेलेंट एटम है ही नहीं तो यहाँ मैंने लिखा 2। कोई चार्ज इसमें नहीं तो कितने होंगे 8/2 यानी 4। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस SeO(F2) के अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो कौन सा हो जाएगा भाई, यस sp3। यही सेम अगर मैं बात करूँ टेल्यूरियम की तो यहाँ पे वही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर 6। बिल्कुल ठीक है। अब देखो जो OH होता है वो भी अपन जानते हैं सिंगल बॉन्डेड होता है ये, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कितने सिंगल बॉन्डेड है तो आप यूनिवेलेंट एटम है तो आप कहोगे 6। तो 6 + 6 कितना हो गया भाई 12/2, क्योंकि चार्ज तो है नहीं तो कितना बच गया अपने पास 6 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ जो हाइब्रिडेशन हो गया वो कौन सा हो गया sp3d2। सेम हियर 6 + 6 कितना हो गया 12 कितना हो गया 6। दैट मींस यहाँ पे भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अपने पास SSO4-, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 प्लस हाइड्रोजन के 1 + चार्ज नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जितना चार्ज उतना 8 हो जाएगा। कितने होगा भाई 8/2 = 4। दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए सेम हियर अगर मैं सल्फर की बात करूं SO5 में, देखो SO5 की बात की जाए तो ये एक कंपाउंड होता है जिसको अपन इस तरह से लिखा जाता है H2SO5, जिसमें जिसे आप केरोज एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं केरोज एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है भाई। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, बिल्कुल यस इट इज पेरोक्साइड फॉर्म। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो H2SO3O2 भी लिख सकते हैं। और इसका आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि इट इज एन कैरो एसिड्स। चलिए तो बात कर रहे हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो सल्फर के वैलेंस शेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट एटम कोई है ही नहीं तो अब बचा क्या चार्ज कितना है -2 तो 8 हो जाएगा /2। कितने हो गए 8/2 = 4। दैट मींस इसमें भी जो हाइब्रिडेशन हो गया वो कौन सा हो गया sp3। यहाँ बात करते हैं ClO2- की। तो Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वही 6। Cl के वैलेंस शेल में सॉरी 7 Cl के हाइड्रोजन एटम का है और हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। किसको छोड़ करके
सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन, तो एसिटिन को छोड़ दीजिए क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बच रहा है, तो उन सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। प्लस अब यूनिवेलेंट एटम चेक कीजिए, नहीं है, लेकिन चार्ज तो है। चार्ज कितना है? प्लस माइनस का 1 है, तो उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4 आ गया। दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं कह रहा हूं आपको किसी भी मॉलिक्यूल का क्वेश्चन हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाए, आप उसको विद इन फ्यू सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ClO3 माइनस की बात करते हैं। तो ClO3 के अंदर बात करें तो वैलेंस शेल में 7 प्लस 1 चार्ज है, 8 हो गया, 2 कितना हो गया? 8 बाई 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई क्या? अब बात आती है ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उस सिचुएशन में अपन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, ये लीजिए, यही है, ये अपने पास इसके इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 अगर अपनी वैल्यू देखी जाए तो 5 बाई 2 2.5। तो अपने को ये देखना है कि क्या ये ओड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। बस जैसे आपको पता चल गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर किसी सेंट्रल एटम से अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, क्या कह रहा हूं, अगर किसी सेंट्रल एटम से अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर विड्रॉ करेंगे। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है, ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है जो कि किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंट्रल एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहा हूं? ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक लोन पेयर बन रहा है। तो अगर मैं जनरली इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये ओड इलेक्ट्रॉन वाले इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे, तो फिर इसके केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेक करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में आपको चेक कर लेना है कि जो लोन पेयर प्रेजेंट है या ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस केस में अपन चेक करेंगे कि अगर अकेला लोन पेयर है और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दोनों सराउंडिंग एटम्स या 3 जो सराउंडिंग एटम्स है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है, तो कंफर्म है कि उस सेंट्रल एटम पर न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये ओड इलेक्ट्रॉन उसकी जो डिस्टेंस है टुवर्ड द न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ देखो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 + 1 टोटल कितना हो गया भाई? 3। इसका मतलब जो हाइब्रिडेशन हो गया वो कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए सेम है यार, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ इस Cl से देखिए ये 2 ऑक्सीजन जुड़ रही हुई है, ठीक है, कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर और एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन। चलिए बात करते हैं इनकी सॉरी, अगर मैं बात करूं इस ऑड इलेक्ट्रॉन की, इस लोन पेयर की, तो देखिए अगर इस सेल एटम की बात करें, Cl एटम की बात करें, तो इस Cl से 2 मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच्ड है ऑक्सीजन एटम। तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होगी। जब शिफ्ट होगी तो इस Cl पे जो चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जब इंक्रीज होगा तो यहाँ ये लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल, अगर आप जो सोच रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस होता है। तो जितना चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियोसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर मैं लोन पेयर और इस ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लोन पेयर है वो मोर अट्रैक्ट होगा कंपेयर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन के। तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ इस ऑड इलेक्ट्रॉन की जो
टुवर्ड सेंट्रल एटम है उसका अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। जब अट्रैक्शन कम रहेगा तो बॉन्ड की जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, जिन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेंट्रल एटम से ज्यादा होगी तो वो पार्टिसिपेट हाइब्रिडेशन में नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ केवल और केवल ये लोन पेयर ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस केस में अपने पास देखो, एक तो लोन पेयर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यस 3। तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओवरऑल जो हाइब्रिडेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद अपन चेक करते हैं कि अपन किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कैसे चेक करते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं आगे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की। अपन कैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि अपन मॉलिक्यूल की शेप को भी एक्सप्लेन कर सकें। तो जनरली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मेरे पास एन का पता चल गया, क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास एन का पता चल गया तो उसके बेसिस पे मैं बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर इजी वे में कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2, इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन n निकाल सकते हैं, जहां n अपन किसको मान रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को मान रहे हैं। चलिए अगर मैं बात करूं सिंपल से क्वेश्चंस की बात करता हूं भाई, एग्जांपल लिया छोटा सा मैंने CH4, मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगा भाई, डोंट वरी है ना। CH4 एग्जांपल की बात की मैंने, तो अगर मैं कहूं कि इस कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो गए, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, तो डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, सॉरी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8/2, यानी कितना आ गया आंसर, ओवरऑल 4 आ गया। अब सुनिए, यहां अगर मैं ये कहूं कि जितनी n की वैल्यू आ रही है, क्या कह रहा हूं, जितनी n की वैल्यू आ रही है अगर उतने ही सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, जितनी n की वैल्यू आ रही है अगर उतने ही सराउंडिंग एटम किसी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, तो वो सराउंडिंग एटम जितने हैं, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं वही क्या हो गई, बॉन्ड पेयर हो गई। बात समझ में आएगा, रिपीट कर रहा हूं, जितनी वैल्यू n की आ रही है अगर वो n की वैल्यू सराउंडिंग एटम्स के इक्वल है तो इसका मतलब वो किसके इक्वल हो गए भाई, बॉन्ड पेयर के। जब n की वैल्यू ओवरऑल 4 आ गई तो अब यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, तो रिमेनिंग क्या रह गया, लॉन पेयर, जो कितना है भाई 0। क्या ये बात समझ में, चलिए अगर समझ में आ गई तो एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, अमोनिया की, ठीक है। अगर मैं इसके लिए n की वैल्यू निकालूं तो 7 वैलेंस शेल में नाइट्रोजन कितने हैं, यस 5 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम के बटे 2 कितना हो गया 8/2 इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब देखिए नाइट्रोजन से अटैच सराउंडिंग एटम्स टोटल कितने हैं, यस कितने हैं 3, इसमें से जो 3 हैं n की वैल्यू 3, देखो 3, तो वो 3 तो क्या हो गया अपने पास, बॉन्ड पेयर। क्या कह रहा हूं, जितनी n की वैल्यू आ रही है अगर वो सराउंडिंग एटम्स के इक्वल है तो कितने हैं, देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 है, तो यहाँ 4 में से 3 तो क्या हो गया अपने पास, बॉन्ड पेयर हो गई। रिमेनिंग कितना बच गया 4 में से 1, वो क्या बच गया अपने पास, लॉन पेयर। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं मैं H2 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है भाई। अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में वो कितने हैं, यस 6, 2 हाइड्रोजन एटम्स यूनिवेलेंट एटम है, अपॉन 2 कितना हो गया 8/2 इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी अगर मैं यहां देखूं n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, लेकिन इस ऑक्सीजन से सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो इस n में से 2 तो अपने पास क्या हो गया भाई, बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग जो रह गया वो क्या हो गया, लॉन पेयर। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, PCl5 का ले लेता हूं मैं सिंपल सा। अगर मैं बात करूं PCl5 के हाइड्रोजन की तो 5 + 5 कितने हो गए, यस 10/2 इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी हाइड्रोजन कौन सा हो गया sp3d, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में जो n की वैल्यू आ रही है, जो n की वैल्यू आ रही है क्या, उस एटम सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम्स के इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो ऑल आर बॉन्ड पेयर, यानी यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हो गए 5, तो रिमेनिंग क्या रह गया, लॉन पेयर कितना 0। अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं XeF2 की बात करूं या XeF4 की बात करूं या XeF6 की बात करूं, देखिए
जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस 8 प्लस 4 यूनिवैलेंट एटम कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6। यानी 6 में से अगर मैं ये कहूं कि इस जिनोन से कितने सराउंडिंग एटम अटैच्ड हैं तो 6 में से 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए भाई? 4। तो 6 में से 4 बॉन्ड पेयर रह गए, तो जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया? यस लॉन पेयर कितना हो गया भाई? 2। बात समझ में आई क्या? चलिए सेम ईयर अगर मैं बात करूं XeF2 की, तो XeF2 में वही 8 प्लस 2 कितना हो गया भाई? 8 प्लस 2 कितना हो गया? यस 10/2 इक्वल टू 5। यानी हाइब्रिडेशन हो गया अपने पास sp3d। अब देखिए यहाँ इस n की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 5 आ रही है, लेकिन बॉन्ड पेयर की बात की जाए तो कितने हैं? 2, क्योंकि n में जितनी आ रही वैल्यू आ रही है, अगर मैं बॉन्ड सराउंडिंग एटम्स की बात करूं तो कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ कह सकता हूँ कि 5 में से 2 तो अपने पास क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। रिमेनिंग क्या बच गया भाई? यस 5 में से 2 बॉन्ड पेयर हो गए, रिमेनिंग जो बच रहे हैं वो क्या हो गए मेरे पास? लॉन पेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई तो XeF6 की बात करते हैं। देखिए 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 में से अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर की, तो देखिए यहाँ 7 में से 6 क्या क्या सराउंडिंग एटम है, तो 6 तो अपने पास क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर रहेंगे। क्या कह रहा हूँ? 6 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे? 6 में से बच गया तो क्या? एक। हाँ 7 में से 1 बच गया, तो वो एक अपने पास क्या है? लॉन पेयर। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं SO4-2, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 और नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ कितना है? 2, तो वो 8 हो जाएगा। कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया भाई? 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। अगर मैं यहाँ कहूँ सल्फर से टोटल कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो आप कहोगे 4। तो यहाँ 4 के 4 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। रिमेनिंग क्या रह गया? 0 लॉन पेयर। जैसे मैं बात करूँ ClF3 की, तो अगर मैं Cl के एटम की बात करूँ तो Cl के सेंटर एटम में कितना है भाई? Cl सेंटर एटम है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 10/2 इक्वल टू 5। तो अगर मैं कहूँ कि 5 में से 3 जो फ्लोरीन जुड़ी हुई है सराउंडिंग एटम में, तो टोटल बॉन्ड पेयर तो यहाँ कितने हो रहे हैं भाई? यस 3 हो गए। रिमेनिंग 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो बचे क्या? 2 लॉन पेयर। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो एक और एग्जांपल करते हैं I2 माइनस का, I3 माइनस का। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिख सकता हूं I2 माइनस। तो अगर मैं इसमें n निकालूं तो n देखो 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई अपने पास? 5, यानी sp3d हाइब्रिडेशन। अब 5 में से जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, तो आप चेक करो इस आयोडीन से सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ 2 क्या हो गया मेरे पास? बॉन्ड पेयर। रिमेनिंग क्या रहेगा? 5 में से 2 बॉन्ड पेयर, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे? यस लॉन पेयर हो कितने हो गए? 3। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? यस समझ में आई तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और रिमेनिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स के आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फटाफट कैलकुलेट करके देखिए। चलिए बात करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं। इन एग्जांपल्स में क्या बॉन्ड पेयर कितने कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए सबसे बात करें सबसे पहले जिनोन के, तो जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यूनिवैलेंट एटम कितने जुड़े हैं? 4। तो 8 प्लस 4 कितने हो गए? यस 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी हाइड्रोजन कौन सा हो गया अपने पास? यस sp3d2। अब 6 में से ये चेक कीजिए कि जिनोन के सराउंडिंग में टोटल कितने एटम अटैच्ड है, तो आप कहोगे 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो मैं कह सकता हूं 5 तो अपने पास क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। जब बॉन्ड पेयर 5 हो गए तो 6 में से रिमेनिंग क्या रह गया? यस 1 क्या हो गया अपने पास? लॉन पेयर। सेम ईयर अगर मैं बात करूं जिनोन की, तो जिनोन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। सारे के सारे यूनिवैलेंट एटम कोई है नहीं यहाँ पर, तो सारे ये बाइवैलेंट एटम होते हैं। तो अब जब यूनिवैलेंट एटम है नहीं तो 8/2 कितना हो गया? यस 4, यानी sp3 हाइब्रिडेशन। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। तो 4 में से ऑक्सीजन एटम कितने हैं? यस 3। तो 3 तो बॉन्ड पेयर, तो रिमेनिंग कितना रह गया भाई? एक लॉन पेयर। चलिए XeF5 माइनस की बात करें तो 8 प्लस 5 कितने हो गए? और एक ये कितने हो गए? 6। तो 8 प्लस 6 कितने हो गए? यस 14। तो 8 प्लस 5 प्लस 1 कितने हो गए? 14 हो गए। तो 14 डिवाइड बाय कितना हो गया? 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यस 7। तो sp3d3 हाइब्रिडेशन। अब n की वैल्यू 7 है, तो मैं कह सकता हूं कि इस जिनोन से 5 फ्लोरीन अटैच है, यानी बॉन्ड पे कितना हो गया? 5। तो रिमेनिंग क्या रह गया? लॉन पे वो कितना रह गया? यस 2।
ऐसे ही SO3 की बात करें तो देखो n की वैल्यू देखो 6 + 2 कितने हुए, यस 6 + 2 8 / 2 कितना हो गया, n की वैल्यू 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं n की वैल्यू 4 है और सराउंडिंग एटम्स की बात करूं तो यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर अपने पास कितने 3 हो गए, तो रिमेनिंग क्या हो गया 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए तो रिमेनिंग क्या रहेंगे, यस 1 क्या हो गया लोन पेयर। सेम ईयर यहाँ पे हो जाएगा 6 / 2 कितना हो गया, यस 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 है तो अब ये चेक करेंगे कि 3n की वैल्यू आ रही है तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर 3, तो रिमेनिंग क्या रहेगा लोन पेयर 0। अगर मैं बात करूँ SO2Cl2 की तो यहाँ सल्फर की वैलेंस शेल में 6 जिनेवल एटम अटैच्ड 2 यानी कितने हो गए 8 / 2 कितना हो गया 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू तो 4 आ रही है तो अब टोटल एटम देखिए कितने हो रहे हैं, यस 4, तो बॉन्ड पेयर यहाँ कितने हो गए 4, तो रिमेनिंग क्या रहेगा लोन पेयर कितने 0। अगर मैं NO3- की बात करता हूँ तो 5 + 1 6 / 2 कितना हो गया 6 / 2 यस 3, तो sp2 हाइब्रिडेशन। अब देखिए यहाँ बॉन्ड पेयर देखिए तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं सराउंडिंग एटम 3, तो रिमेनिंग क्या रह गया लोन पेयर 0। यहाँ देखते हैं 7 + 1 8 / 2 sp3 क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 4, जब n की वैल्यू 4 आ रही है तो सराउंडिंग एटम टोटल कितने हैं 3, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3, तो रिमेनिंग क्या बच गया 4 में से 3 बॉन्ड पेयर तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 लोन पेयर। IBr2 - 7 + 2 + 1 कितना हो गया 10 / 2 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो 5 में से 2 ही ब्रोमीन है यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर 2, तो 5 में से 2 ब्रोमीन है 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो रिमेनिंग कितने रहेंगे 3, वो क्या रहेगा अपने पास लोन पेयर। बात समझ में आई क्या, तो चलिए आगे चलते हैं SOCl2 में। तो 6 + 2 कितने हो गए 8 / 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो n की वैल्यू जब 4 आ रही है तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं 3, तो बॉन्ड पेयर 3, तो रिमेनिंग क्या रहेगा लोन पे कितना 1 बच गया। ऐसे PCl6- की बात करें तो 5 + 6 कितना हो गए 5 + 6 + 1 यस 5 और 6 11 1 कितना है 12 / 2 यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब n की वैल्यू 6 आ रही है और 6 के 6 मेरे पास क्या है यहाँ पर बॉन्ड पेयर, यस बॉन्ड पेयर यहाँ कितने हो गए 6, तो रिमेनिंग क्या रह गया लोन पे कितना हो गया 0। यहाँ देखिए ICl2 सेम ही है, ये आप खुद कैलकुलेट करके देखना 7 + 2 + 7 + 2 + 1 कितना हो गया 10 / 2 5 आ गया, तो sp3d हाइब्रिडेशन 2 बॉन्ड पेयर है रिमेनिंग 3 क्या रहेंगे लोन पेयर हो गए। PCl4- की बात करूं तो कितना हो गया 5 + 4 9 9 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो कितना बच गया 8 / 2 कितना हो गया 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर है क्योंकि 4 Cl जुड़े हुए हैं सराउंडिंग एटम, तो लोन पेयर क्या हो गया यहाँ पर 0। POCl3 की बात करें तो 5 + 3 8 / 2 कितना हो गया 4 में से 4 बॉन्ड पेयर है, n की वैल्यू कितनी है कि 4 बॉन्ड पेयर, तो लोन पे कितना हो गया भाई यहाँ 0। 6 + 4 कितना हो गया 6 + 4 यस 10 / 2 कितना हो गया 5 आ गया, तो n की वैल्यू 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब 5 में से कितने दिख रहे हैं एटम्स, यस 5, बॉन्ड पेयर अपने पास क्या हो गए 5, तो रिमेनिंग क्या रह गया भाई लोन पे कितना 0। 6 + 6 कितना हो गया 12 / 2 कितना आ गया 6, यानी 6 के 6 बॉन्ड पेयर, तो लोन पे कितना बच गया भाई 0। अब IF7 की बात करें तो 7 + 7 कितना हो गया 14 / 2 कितना हो गया 7। अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर की तो 7 के 7 सराउंडिंग एटम है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 7, तो रिमेनिंग क्या रहेगा लोन पे 0। IF5 की बात करें तो 7 + 5 कितना हो गया 12 / 2 कितना हो गया 6, तो n की वैल्यू कितना आ गई 6, यानी हाइड्रोजन कौन सा हो गया sp3d2। अब देखिए 6 में से 5 क्लोरीन है यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, तो रिमेनिंग कितना बच गया भाई 1, वो क्या रहेगा अपने पास लोन पेयर। तो इस तरह से अपन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस काम में आएंगे, ये काम में आएंगे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटेक्ट करने में। आई बात समझ में, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखिए बात करते हैं इसकी जियोमेट्री की। आज अपन केवल जियोमेट्री की बात करेंगे, इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो गजब का होगा और आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालना आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना वो इसी पे बेस्ड होगा कि मॉलिक्यूल की शेप तो अपन जनरली बता सकते हैं कोई से भी हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे कैसे, क्योंकि अगर अपने को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता चल जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल हो, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, उसकी शेप बताना आसान है। वापस बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की, समझिएगा जियोमेट्री ऑफ
मॉलिक्यूल की, तो देखिए अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया sp। तो जो शेप ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर। यस, चलिए n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया sp2। तो जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, sp में देखो एक sp और एक pz ऑर्बिटल, ये भी देखना होगा अगर करना चाहो तो एक spx और py। अगर sp3 की बात करें तो टेट्राहाइड्रल, क्या कह रहा हूँ, टेट्राहाइड्रल शेप। अगर मैं बात करूँ एक s ऑर्बिटल px py और pz ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू की 5 की, तो मेरे पास हाइड्रोजन होगा sp3d, यानी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल से जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, यानी TBP शॉर्टली। अब देखो यहाँ एक s ऑर्बिटल, एक px py pz और एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर dsp3 हो तो आप dx स्क्वायर लिख सकते हैं, तो dz स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पर, या dx स्क्वायर y स्क्वायर भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अपने पास n की वैल्यू की 6 की। जब n की वैल्यू 6 हो तो अपन क्या करेंगे, चलिए तो बात कर रहे हैं अपन अपने पास हाइड्रोजन की, तो n की वैल्यू 6 आ गई तो हाइड्रोजन कौन सा हो गया अपने पास, sp3d2। यस, शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहाइड्रल। यानी यहाँ जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py, एक pz, और ये दो जो d ऑर्बिटल हैं वो dz स्क्वायर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, यानी अलोंग द एक्सिस वाले दोनों ऑर्बिटल्स हो गए। अब अगर n की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाती है तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d3। तो शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी पेंटागोनल बाई पायरामिडल। अब देखो एक s ऑर्बिटल px py pz, इसके अलावा जो 3 d ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस वाले कौन से, dxy dyz और dzx। तो इस तरह से अपन किसी भी मॉलिक्यूल में जब अपन हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी ज्योमेट्रिक बताना आसान रहेगा, केवल आपको इनको मेमोराइज करना है कि sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, sp2 में क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 में क्या होगी, टेट्राहेड्रल, sp3d में क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और अगर sp3d2 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर sp3d3 की बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आगे जो शेप बताना होगा, जब लोन पेयर को अपन कोरिलेट करेंगे, बॉन्ड पेयर को कोरिलेट करेंगे, तो उसमें जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको ये डाटा याद होना चाहिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, n की वैल्यू कितनी आ रही है, कैसे कैलकुलेट हो रही है वो अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा होगा। अगर जिन बच्चों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन के कंप्लीट करवा दिए हैं और विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई वीडियोज़ मैं डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स आगे वाली वीडियोज़ कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।